एक ध्रुवी विश्व, दो ध्रुवी विश्व, बहुध्रुवीय विश्व। दो ध्रुवी विश्व के स्थान पर एक ध्रुवी विश्व की स्थापना हुई तो हम बहुध्रुवी की कल्पना करते। हमारा मानना है न तो एक ध्रुवी, न तो दो ध्रुवी, न तो बहुध्रुवी। और अगर ध्रुव सभी देशों के बीच तो हो नहीं सकता। यूनिवर्सल इक्वलिटी ऑफ नेशन, राष्ट्रों की समानता के सिद्धांत पर विश्व को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इससे हम बहुत दूर हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले दो ध्रुवी एक ध्रुवी तो नहीं था, लेकिन सारी शक्ति, आप कह सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध के पहले और द्वितीय विश्व युद्ध तक सारी शक्ति यूरोप में निहित थी। तो एज ए कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप के रूप में यूरोप का बोलबाला था, यूरोप का वर्चस्व। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह वर्चस्व दो देशों का हो गया, अमेरिका का अमेरिकन कॉन्टिनेंट से और रशिया का यूरोपियन कॉन्टिनेंट से। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दो बड़े देश आए और ये दोनों अपने शक्तियों का विस्तार किए, साथ साथ वैश्विक मंच पर, वैश्विक राजनीति में वैश्विक सामर्थ्य की दृष्टि से मिलिट्री अलायंस बनाए। और 1945 के जस्ट बाद दो ध्रुवी विश्व कहा जाने लगा। वन इन द लीडरशिप ऑफ यूएस, दैट इज नाटो, इंस्टीट्यूशनल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका और उसके सहयोगी देश, और दूसरा वार्सा पैक्ट इन द लीडरशिप ऑफ यूएसएसआर। इट वाज कम्युनिस्ट ब्लॉक एंड दैट वाज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का ब्लॉक रहा अमेरिकन नाटो। यद्यपि नेहरू ने प्रयास किया कि ये दो ध्रुवी विश्व को या सामरिक अलायंस, किसी न किसी सामरिक अलायंस में छोटे राष्ट्रों को जाने, अपनी सुरक्षा के लिए जाने से रोकने के लिए एक गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया और उसमें तमाम देश आए और उन्होंने इन दोनों ही गुटों में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन ये चला नहीं। और दो ध्रुवी विश्व भी लंबा चला नहीं। दोनों स्थितियां रहीं। अमेरिका अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अपने आंतरिक संरचना को की कास्ट पर अपनी शक्ति, अपनी मिलिट्री को सशक्त किया और वैश्विक विश्व के देशों में हस्तक्षेप किया, खास करके दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में, वियतनाम में। वहां उसको काफी हानि हुई। इधर सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देश कैपिटलिस्टिक सोशलिस्ट इकोनॉमी पर चलते रहे और यहाँ भी आर्थिक विपन्नता बढ़ती रही, लोकतंत्र का अभाव रहा। दोनों कुछ थके भी थे। जो
दो ध्रुवी विश्व में युद्ध, कोल्ड वार चल रहा था, उसमें शिथिलता आई, तनाव शैथिल्य आया 1970 के आसपास। और दोनों राष्ट्र अपनी अपनी संरचना में लगे। यूएस अपने शासन प्रशासन, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक चिंतन को आगे बढ़ाया, तो रूस में लोकतंत्र की बात की जाने लगी और अल्टीमेटली गोर्बाचोव ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के रूप में रूस के, सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों को बंद से ओपननेस दिया, लोकतंत्र कायम हुआ। लेकिन जो उनका आवरण था वो टूट गया, सत्य का जो आवरण था, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से वे कमजोर हो चुके थे। इधर आर्थिक युग आया और अमेरिका की ताकत बढ़ती गई और अब 1990 सोवियत संघ टूट गया और कहा जाने लगा एक ध्रुवी विश्व हो गए। अमेरिका किसी के विपरीत जो भी जाता रहा उस पर वो सैंक्शन लाद देता रहा। व्यापार में, आर्थिक मामलों में राष्ट्र को कष्ट होने लगा, जिसको चाहता था कर देता था। इन स्थितियों में चीन और भारत आर्थिक मामले में तेजी से आगे बढ़े। भारत उस तेजी को नहीं प्राप्त कर सका जो चीन ने प्राप्त किया। चीन की आधारभूत संरचना भी भारत से मजबूत थी और चीन चुनौती। हम सोचने लगे थे बहुध्रुवी विश्व, फिर दो ध्रुवी आ गया। आज फिर क्या हो गया? अब कोई चीन के साथ मिल रहा है तो कोई अमेरिका के साथ मिल रहा है, फिर तो ध्रुवी हो गया। अंतर केवल या सोवियत संघ के स्थान पर अब चाइना आ गया। व्हाट इज इट? भारत जो निरपेक्ष आंदोलन का नेता था, वो क्वाड जैसे संगठन में ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत इसमें शामिल होकर चीन का प्रतिरोध करने की, अपनी ताकत बनाने की कोशिश करता है, तो चाइना भी भारत को और जापान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है। पिछला जो दशक था, पिछला जो 5-7 साल था, बड़ा क्रूर था। चीन की अपनी महत्वाकांक्षा, अमेरिका में ट्रंप जैसे जोकर का आ जाना, भारत में नरेंद्र मोदी जैसे अदूरदर्शी राजनेता का आ जाना, इन सब कारणों से मिलिट्री अलायंस तो नहीं कर सकते, लेकिन मिलिट्री अलायंस का ही कुछ रूप हो गया है। अब हम चीन का उत्तर देने के लिए क्या अमेरिका के पिछले वो बन गए, या कि अमेरिका का उत्तर देने के लिए अन्य देश चीन के पिछले हो जाए? बहुध्रुवी, दो ध्रुवी, एक ध्रुवी की कल्पना, और यह ही गलत है। अमेरिका को घेरने के लिए चीन को, बाइडेन साहब आए तो लगा कि सभी मामलों में जलवायु परिवर्तन पर उन्होंने ट्रंप के निर्णय को पलटा तो बहुत उम्मीदें बढ़ी, लेकिन चीन के मामले में अमेरिका की नीति समझौता बन चुकी है, क्योंकि अमेरिका अपने वर्चस्व को नहीं छोड़ना चाहता। उसको 1990 में जो सोवियत संघ के पतन के बाद एक ध्रुवी, एक छत्र वर्चस्व कायम करने का मौका मिला, उससे वो अपने को दूर नहीं कर पा रहा है। तो चीन गलती करे न करे, चीन को उसे रोकना है। और चीन की महत्वाकांक्षा भी है कि वह अमेरिका को क्यों स्वीकार करे। इन सब स्थितियों में यूएनओ की हम कोई भूमिका नहीं देख पा रहे हैं।
कोरोना संकट में भी यूनो कोई सशक्त भूमिका नहीं निभा सका। और जो अपने को लंबरदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं वैश्विक मंच पर, वो भी ऐसा कुछ नहीं कर पाए कि विश्व मानवता सुरक्षा के माहौल में जीवित है। अगले कुछ साल वैश्विक राजनीति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस ट्रेंड को बदलने के लिए प्रयास कर